आपका वीडियो चला गया? हाँ भाई। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार के दूसरे टर्म का यानी कि मोदी 2.0 इसका एक साल पूरा हो चुका है। और आज जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या रही। एक टर्म बीत गया और दूसरा जो एक साल आया, हालांकि एक साल कोई बहुत बड़ा ऐसा पीरियड नहीं है जिसमें ऐसा कुछ पूछा जाए कि आखिर में उपलब्धियां क्या रही। लेकिन चूंकि सरकार बता रही है और विपक्ष मांग रहा है उनसे, क्योंकि ये दूसरा टेन्योर है। तो शिव कुमार द्विवेदी इस समय हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं आपकी खबर के साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर जो सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें, अगर सरकार की मोदी 2.0 के पहले साल की, तो इसमें उपलब्धियां क्या रही हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। जी शिव कुमार जी। जी राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो इसमें सरकार है मोदी जी 2.0 की, उस सरकार की उपलब्धि अब तक की उनकी पिछली सरकार पर भी भारी पड़ती है। जैसा कि इस देश की जनता जो उन्हें वोट देती आई और उनकी विचारधारा को समर्थन करती रही, वो तीन मुद्दों पर बेसिक तौर पर देती रही। एक तो सामान्य नागरिक आचार संहिता, राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर पे धारा 370 का हटाना। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी 2.0 की सरकार बहुत तेजी से काम करा उसने, और एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया जो 70 सालों से इस देश का प्रत्येक जनमानस, मतलब भारत के अंदर रहने वाला, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सभी की इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर में जो आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन हमारे अपने ही लोग मारे जाते हैं, और पाक प्रभावित होकर के वो उसका विलय होना चाहिए। वहाँ स्टेटस 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 जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया जम्मू कश्मीर को खत्म होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो सरकारें होती हैं जब वो सत्ता में आती हैं जीत करके, तो उसके एक साल बाद कोई आंदोलन प्रारंभ होते हैं। लेकिन 2.0 में इन्होंने आते ही इतनी जबरदस्त बैटिंग शुरू कर दी कि विपक्ष समझ ही नहीं पाया हमें करना क्या है। समझिए आप। और मोदी सरकार ने अपने जो कोर वोटर थे उसको सजोने का काम किया। पिछले 5 सालों में उसने विश्वास अर्जित किया, और इस एक साल में उसने विश्वास पे खरा उतरने का काम किया। जैसे आते ही उसने करा क्या, पहले 370 और धारा 370 और क्या नाम है 35A को खत्म किया, जिसको लोग कहते थे कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। और मजे की बात यह है कि खत्म करने से पहले भी बड़े चैलेंज हो रहे थे। महबूबा मुफ्ती हुई, फारूक अब्दुल्ला जी हुए, उमर अब्दुल्ला जी हुए, लोग चैलेंज करते थे कि झंडा उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। उन्होंने इस चीज को खत्म किया। दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो 3 तलाक पे किया। 3 तलाक वो पहले ही अपनी पहली सरकार में भी अच्छा, हम एक पहले महीने। बिंदु एक एक बिंदुओं पे बात करें। जी जैसा कि आम मानस पूछता, मेरी भी कई लोगों से चर्चाएं हुई, उनका साफ साफ पूछना ये होता है कि ठीक है, धारा 370 खत्म कर दिया, उसको जो है डिलीट कर दिया गया है और 35A लागू कर दिया गया। इससे फर्क क्या पड़ा? आम जनता जो है बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं जानती है, उसको ये मतलब होता कि अच्छा ठीक है, पहले क्या चल रहा था, अगर ये खत्म कर दिया गया, उस स्टेटस को खत्म कर दिया गया, तो फर्क क्या पड़ रहा है उसका, आम जनता ये जानना चाहती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा राजीव जी कि अभी जो हम लोग से 370 पे जो हम विषय अभी आपने उठाया, या विषय की जनता ये जानना चाहती है, तो देश की जनता ये बाखूबी जानती थी कि धारा 370 होने की वजह से यहाँ का आदमी वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, यहाँ का आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 1948 में जब रोहिंग्या और जो एससी और एससी कम्युनिटी के जो हिंदू थे, जब वो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत के अंदर एंट्री करा उन्होंने, तो उन्हें 1 जनवरी 2017 तक उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। वो भारत के नागरिक नहीं थे, बल्कि रोहिंग्या को नागरिकता दी गई। फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने भी दिया, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने भी दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने भी दिया। तो उनका सिर्फ एक ही दोष था कि वो हिंदू थे, इस नाते उन्हें वोटिंग पावर नहीं थी, इस नाते वो कोई वोट नहीं कर सकते थे, वो वहां की सरकारी नौकरियों में अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते थे। वहां की लड़की अगर मुझसे शादी कर ले, मतलब सॉरी, मतलब किसी भी इधर के लोगों से शादी कर लेती है, गैर जम्मू कश्मीर के लोगों से, तो उसको वहां का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान जब उसको यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो वहां ये सारे अधिकार दिए गए। 15 साल 20 साल से जो सैनिक वहां लगा हुआ है, उसके बच्चे को वहां बच्चा पैदा हुआ तो उसको उसकी नागरिकता दी गई, अदरवाइज नागरिकता नहीं मिलती थी हिंदू होने की वजह से। तो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भारत के साथ हो रहा था कि जब हम चावल खाते थे 40 रुपए 32 रुपए किलो,
तो उन्हें चावल 2 रुपए किलो मिलता था। जब हम गेहूं खाते थे 15 रुपए किलो, तो उन्हें गेहूं 1 रुपए किलो मिलता था। यानी हम टैक्स पेयर के पैसे से वो पूरा ऐश करते थे। और भारत के लोगों में स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा होने के कारण वो रोज हमें आग दिखाते थे, रोज वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो ये स्थिति अब खत्म हुई, आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हुआ। आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हुआ। आज साउथ कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो गिने चुने आतंकी रह गए, और जो हेड लिस्ट में आतंकी थे, रियाज नायकू हुआ, मकबूल भट्ट हुए, ये सब के सब खत्म हुए। तो एक बहुत बड़ा कदम था। सोचिए आप, 4.5 लाख लोगों को मोदी सरकार ने उन्हें भारत की नागरिकता दी है। अभी तक वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते वोटिंग पावर उनके पास नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा कदम है, मतलब छोटा कदम नहीं है। 50 कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां बसने का रास्ता बहुत क्लियर हो गया। पहले कश्मीरी ब्राह्मणों को कॉलोनी में बसाया जा रहा था, उनकी जो पैतृक जमीन थी वो वहां मुसलमान नहीं लेने दे रहे थे उन्हें, मतलब वहां की जो मुस्लिम आबादी है, जो बड़ी आबादी है। दूसरा, अभी तक क्या था कि वहां के जो दरबार जो बदलते थे, यानी गर्मी में उनका दरबार जम्मू आ जाता था पूरा सचिवालय, और जाड़े में क्या नाम है, जाड़े में जम्मू आता था और गर्मियों में उनका कश्मीर जाता था। तो 2 जगह उनकी विधानसभाएं चलती थी, जिनका अदला बदली होने में करोड़ों रुपए भारत सरकार का खर्च होता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत सरकार का लगभग 20% खर्चा, कुल खर्चे का 20% हम जम्मू कश्मीर पे खर्च कर रहे थे, वो अब बंद होगा, पूरी तरह से बंद हो गया। अच्छा, एक और चीजें जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी जो आर्मी की एक्टिविटी थी जो पहले स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती थी, हम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा क्या कोई ऐसी भी एक्टिविटीज हुई कि अब जो है पूरी तरीके से भारत सरकार का नियंत्रण होने पे कानूनी रूप से वहां हम ऐसी चीजें कर सके जो पहले नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार 2014 में आई, आपने अक्सर सुना होगा कि जब कभी भी कोई घटनाएं घटती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां पर सेना फ्रंट पे आके युद्ध करती थी या तो बीएसएफ करती थी। अब स्थिति क्या है कि कहीं के भी जो अपराधी हैं उनमें लोकल पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है, उन्हें सारी जानकारियां होती हैं। और लोकल पुलिस, आईबी, लोकल इंटेलिजेंस, इनका आपस में टाई अप नहीं होता था, जिसकी वजह से हम सही जानकारी ना होने की वजह से सेना कुछ नहीं कर पाती थी, बीएसएफ सही अटैक नहीं कर पाती थी। आज मोदी सरकार आने के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिसमें दिलबाग सिंह जी डीजीपी भी, उन्होंने ब्रीफ भी किया भी आपको कि पुलवामा ऐसी घटना हमें रोकी है। तो अब जो कोऑर्डिनेशन है दिल्ली पुलिस का, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, साथ में हमारी जो भारत के सैनिक हैं, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन हुआ है उस कारण आए दिन आतंकी मारे जाते हैं। हम एक दूसरे से शेयर करते हैं सारी चीजें। और पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमले कर रही है, यानी जब पत्थरबाजों पे जो हमले हो रहे थे तो सीआरपीएफ नहीं कर रही थी, साहब ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस उन पे गोली चला रही थी। यानी यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मोर्चे पर अब सेना नहीं डटी हुई है, हर मोर्चे पर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस काम कर रही है। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमने वहां यूनियन टेरिटरी बनाया, क्योंकि वहां भारत सरकार अब सीधे नियंत्रण कर रही है और बहुत से निर्णय इमीडिएट ले जा रहे हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण थे जो पलायन कर गए, उनकी जमीनों को बाकायदा शिनाख्त किया जा रहा है, उनकी जमीनें जल्द से जल्द उन्हें हैंडओवर की जाएंगी, जिन पे इन लोगों ने कब्जा किया था। तो ये बहुत बड़ा सीनियर चेंज हो रहा है। अब वहां की जो लड़कियां हैं, अगर वो बाहर शादी करती हैं तो उसका भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। वहां के लोगों को, अब हम भी अगर वहां जाते हैं तो हमें भी वहां की नागरिकता मिलेगी। और अभी तक क्या था कि वहां की जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी, वो सरकार को, वहां की सरकारें जब केंद्र सरकार को बेचती थी तो 10 गुना दाम पे बेचती थी, और जो वहां का व्यक्ति रहता था जिससे वो जमीन लेते थे उसको बहुत ही कम दाम देते थे। तो अब वो भी उसी दाम पे जमीन बेचेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बोलने दीजिए, प्रोपोगंडा करने दीजिए। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जैसे पत्रकार तो देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वही पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले, जिसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने भी जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया अनुच्छेद 35 से, तो वो उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये अपने अपने विचार हैं, कोई देश को आगे बढ़ते देखना चाहता है, कोई बीबीसी के लिए ताली बजाता है। मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा क्योंकि आप देश के लिए साथ में हैं, आप बीबीसी नहीं है। बीबीसी एक ऐसा चैनल है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलिटेंट नहीं बोलता है। किसी का नाम लेना इसलिए नहीं उचित है क्योंकि वो लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है अपनी बात का जवाब देने के लिए, तो हम नहीं नहीं, केवल अपनी बातों को रख नहीं सकते मैं, हैं। मैं राजू जी यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं वो अपनी बात का जवाब भी दे चुके हैं, समझिए आप। बीबीसी की रिपोर्टिंग देखिए, मैं उनकी रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। वो रिपोर्टिंग जब करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं उनको वो कहते हैं, ये क्रांतिकारी का नाम देते हैं, उन्हें अलगाववादियों का नाम देते हैं, उन्हें कभी भी वो मिलिटेंट नहीं बोलते हैं। और ठीक है, वहीं पर आज तो हम बात कर रहे हैं केवल सरकार की उपलब्धियों जी की जी एक साल। ठीक है, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे।
और आप बहुत जी कायदे से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि आप एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। ठीक, अच्छा जी चलिए अब दूसरे बिंदु पे आते हैं। आपने ट्रिपल तलाक का बताया था, तो जी ट्रिपल जी तलाक के मामले के बाद में बहुत ही शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे कि उपलब्धियां, ये ठीक है ट्रिपल तलाक का मामला काफी दिनों से लंबित था, उसके बाद में फर्क क्या पड़ा? क्या उन लोगों के लिए जिसके लिए किया गया था वो भारत सरकार के समर्थन में है? क्या उनको लगता है कि सरकार ने उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया और उनका उत्पीड़न अब नहीं होगा? देखिए 2019 में 304 सीटें भारतीय जनता पार्टी का पाना ये अपने आप में बताता है कि तीन तलाक को लेकर के मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के साथ थी, पहली चीज। और तीन तलाक मुद्दे पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरी तरह से बट गई। समझिए आप, उनके पुरुष प्रधान जो थे वो तो तीन तलाक के विरोध में थे, और जो स्त्री थी वो अंदर खाने को वोट देने को भाजपा को तैयार बैठी थी और वोट दिया भी उन्होंने, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो सिर्फ वो समझ सकती हैं। समझिए आप, जैसे एक कहावत कही है, वो क्या जाने पीर पराई, तो जिसके बवाई फटी होती है वही जानता है कि पीर पराई क्या है। और अच्छा, तो उनके यहाँ तलाक। यही यही मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर सीएए और एनआरसी का विरोध सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो मुस्लिम महिलाओं ने ही किया। अगर वो भारत सरकार के द्वारा किए गए कामों से इतने ज्यादा संतुष्ट थी, उनको सीएए एनआरसी के बारे में पता भी नहीं, उसके बावजूद धरने प्रदर्शन विरोध जितना महिलाओं ने किया, मुस्लिम महिलाओं ने, पुरुषों ने उतना नहीं किया, तो आखिर ऐसा क्या हो गया इसमें? नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपका रहा कि सीए तीन तलाक पे मोदी जी के साथ थी तो सीए पे विरोध में क्यों गई। सच्चाई यह है कि एक एक मुस्लिम नेता, जो अलगाववादी नेता है, जो भारत विरोधी नेता है, उन सबको ये पता है कि सीए से उनका कुछ नहीं होने वाला है। देश में सीए पहली बार नहीं आया, छठी बार आया। 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ, 2017 में हुआ और 2019 में हुआ। तब ये सब कहाँ थे, बड़े ज्ञानी लोग जो बैठे हुए थे। और तब ये मुस्लिम लोग कहाँ थे, तब भी इनकी बात नहीं हुई थी, तब भी दूसरों को दिया गया था। और मजे की बात यह है कि जब युगांडा के राष्ट्रपति ने 1966 में 1 लाख से अधिक हिंदुओं को भगाया था, तब भी उनको नागरिकता इंदिरा जी ने दी थी भारत में ला करके, तब भी ये बाहर नहीं निकली थी, तब भी ये शेरनिया दहाड़ नहीं रही थी शाहीन बाग में जाकर के। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो ताबड़तोड़ मोदी जी ने अपनी दूसरी पारी में 2.0 में जो बैटिंग की, उससे पूरी कम्युनिटी घबरा गई, खासतौर पर मोदी विरोधी। और उसने सीए को इसका एक माध्यम माना और सीए पे गुमराह किया उन्होंने महिलाओं को। समझिए आप, और कुछ ही महिलाएं थी, बहुत महिलाएं नहीं थी। मतलब शाहीन बाग को आप पूरे मुस्लिम समाज की आवाज नहीं मान सकते हैं। नहीं और नहीं, अलीगढ़ जहां और जहां भी प्रदर्शन हुए हैं, चाहे जी लखनऊ के घंटा घर में हुआ हो, कानपुर में हुआ हो या दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, महिलाएं ही बैठी रही। मेरे समझ में यही नहीं आता है कि अगर उनके समर्थन के लिए, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए इतना बड़ा ट्रिपल तलाक का जो है कानून लाया गया, तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो सीएए एनआरसी है, तो ये जो है सरकार उनके विरोध में नहीं रहेगी? उन्होंने भरपूर प्रदर्शन किया और इतना प्रदर्शन किया कि उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और यहाँ पे लखनऊ के घंटाघर में महीनों तक जमी रही, छोटे छोटे बच्चों को जो है लेकर आती रही। तो ये चीजें थोड़ा सा जो डुअल पॉलिसी रहती है ना, इसी में सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सबका विश्वास सरकार जीत पाई है। देखिए, सरकार ने एक बार नहीं, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी सरकार ने बार बार कहा कि आप अपना विषय तो बताइए, दिक्कत क्या है। और रविशंकर प्रसाद जो हमारे दूरसंचार मंत्री थे, उन्होंने भी सीधे कहा भाई आइए हमसे बात करिए। उनके यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि पीएफआई उसको हैंडल करेगा, कि जाकिर नायक हैंडल करेगा, कि ओसामा बिन लादेन हैंडल करेगा जो मर गया, कि हाफिज सईद हैंडल करेगा, कि वो क्या नाम है ओवैसी हैंडल करेगा। कोई समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि सदन में सीए ऐसे तो आया नहीं भाई, चौराहे पे सीए नहीं आया था, सीए सदन के अंदर बहस हुई, लगभग 3 दिन तक बहस चली। 3 दिन में ओवैसी ने अपने पक्ष रखे और लोगों ने रखे, उसके बाद भी क्लियर करना बाकी है क्या। फिर दूसरी बात आती है कि सीए पे आपने कहा पुरुषों ने कुछ नहीं किया। मैं यहां सिर्फ अपनी एक बात रखना चाहूंगा, 19 दिसंबर 2019, आपको वो दिन याद होगा। और आप चूंकि लखनऊ से हमें स्काई ऐप पे लेते हैं, और लखनऊ में विभत्स स्वरूप भी आपने देखा 19 दिसंबर का, जब समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया था कि हमें आना है। साहब, समाजवादी पार्टी ने 18 को आह्वान किया, इन्होंने 19 को हंगामा किया, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सेम डे
35 जगह पर प्रदर्शन हुए, बड़े प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ। और जब उनके डंडे पड़ने चालू हुए, उन पे नोटिस जारी की जब योगी सरकार ने, तो वो बिल में छुप गए और अपने यहाँ की महिलाओं को लाके खड़ा कर दिया। बल्कि वो भी ये जानते हैं सीए से उनका कुछ नहीं होने वाला है। आज वो राशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं फ्री, आज वो गैस चूल्हा फ्री पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। का भी चर्चा करें तो दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण आपकी नजर में हैं। एक तो ये हो गया ट्रिपल तलाक का हो गया, दूसरा 370 35A का हो गया। एक जी साल की अगर उपलब्धि करें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की 2.0 की। जो दूसरा टर्म आया उसमें एक साल, जो कि बहुत लंबा पीरियड नहीं है, कुछ भी जी नहीं है। एक साल तो जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं है, केवल जो है योजनाएं बनाने के लिए लगता है। और आप अगर कुछ और बिंदु है तो शॉर्ट में केवल बिंदु बता दें हमें। और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जो 2.0 की सरकार आई, उसमें एक राम मंदिर का निर्णय एक बहुत बड़ा निर्णय था, जो लाख 495 वर्ष पुराना विषय है। हजारों लोग चले गए, हजारों लोग खत्म हो गए, और अनेकों लोगों ने अपने आराध्य श्री राम को चाहते थे कि वो एक भव्य मंदिर में देखना चाहते थे। ऐसा संभव नहीं हुआ, अंग्रेजों से पहले की स्थिति थी। उस काम को इस सरकार ने करके दिखाया, और एक बूंद रक्त नहीं गिरा, चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो। तो इससे एक चीज और समझ में आती राजू जी, कि देश में जो 40,348 दंगे हुए थे, उसमें कांग्रेस या अन्य दल चाहते थे दंगा हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मोदी सरकार रही, इसने राम मंदिर निर्णय आने के 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। सभी धर्मगुरुओं से बात करना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे ग्रुप से बात करना शुरू कर दिया था, लोगों से बात करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक पैकेज को लेकर के इस सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। राफेल को इस बार कॉन्ट्रैक्ट में लेकर के राफेल का काम, SK7 काम, अभी आपने डिफेंस एक्सपो में भी आप गए होंगे लखनऊ में, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें ऐसे वेपन्स हम खुद तैयार कर रहे हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट तैयार कर रही है। ब्रह्मोस हमसे रशिया मांग रहा है, दुनिया के बड़े देश ऐसे हाथ फैला के कह रहे हैं कि साहब हमें हथियार चाहिए और भारत के हथियार चाहिए। तो ये स्वाभिमान जो हमारे अंदर कूट कूट के भरने का काम किया, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। हम इसको बार बार साधुवाद धन्यवाद देंगे कि मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा सोचते थे कि एक दिन भव्य राम मंदिर देखेंगे, नहीं देख पाए। मेरे बाबा के बाबा के बाबा सोचते थे कि कभी ना कभी तो ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा खत्म होगा, नहीं खत्म हो रहा था। तो आज हमने वो चीज पाई है जो एक एक भारतीय जिसके लिए तिल तिल मरता था। लाख समस्याएं हो, रोटी रोजी की समस्या हो, वेतन बढ़ने की समस्या हो, और भी चीज समस्या हो, तो जो मोदी सरकार ने अल्टीमेट काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तो ठीक है, फाइनली हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर पर निर्णय आया, हालांकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हिंदुओं के आराध्य राम है, ये सभी को पता है अयोध्या किसके नाम से जानी जाती है, लेकिन उसको पाने के लिए मुकदमे झेलना पड़ा। ये बदकिस्मती रही, लेकिन ठीक है, कानून के जरिए ये सारा काम हुआ। और दूसरी चीज, उम्मीद ये करते हैं इसी सरकार में, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में जिस तरीके से बीभत्स अत्याचार हुआ, उनको जबरन अपने ही देश में बेगाना कर दिया गया, अपने ही देश में वो आज भी पलायन करके रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियां बीतती जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से आपने एनालिसिस की है, हम उम्मीद इस बात की करते हैं कि इसी सरकार में उनको फिर से वही उसी सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा जिस सम्मान के साथ वो अपनी मातृभूमि में रह रहे थे, और वो ही सम्मान उनको वापस इस सरकार में मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।